हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। ये क्लास 8th का 4th चैप्टर है एनसीईआरटी साइंस का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में और कंबशन होती क्या है, और साथ ही साथ कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। ये हमने ये वाली एक्टिविटी भी करी थी जिसमें हमें कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल की पहचान करी थी। और साथ ही साथ लास्ट में जाते जाते मैंने आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया था और आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि जब भी हम मैच स्टिक को डिब्बी में, मतलब जो माचिस पड़ी है, माचिस में डिब्बी में पड़े पड़े वो माचिस क्यों नहीं चलती है, उसको हमें साइड में रब ही क्यों करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आंसर मैंने आपको देने को कहा था। तो उसको समझने के लिए हम हिस्ट्री देखते हैं मैच स्टिक की, कि आखिर जो मैच स्टिक है, जो माचिस है, वो बनी कैसे। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। 5,000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर। मतलब 5,000 ईयर, 5,000 साल पहले कैसे माचिस, माचिस तो उस टाइम तक थी नहीं, तो उस टाइम माचिस की जगह पाइन वुड को का एक स्मॉल पीस को डिप करके रखा जाता था, किसमें, सल्फर में, और उसको मैच यूज किया जाता था इन एशियंट इजिप्ट। मतलब कि उस टाइम की बात कर रहे हैं 5,000 साल पहले, जब माचिस तो थी नहीं, पर माचिस की तरह वो किसको यूज़ करते थे, पाइन वुड की लकड़ी को सल्फर में डिबो के रख देते थे और उसके बाद उसको एज अ मैच स्टिक यूज़ किया जाता था। ये जो मॉडर्न टाइम में जो हम सेफ्टी वाली मैच स्टिक यूज़ करते हैं, ये आज से लगभग 200 साल पहले बनी है। तो उससे पहले तो जो इन्होंने जैसा बोला है, पाइन वुड को सल्फर में डीप करके एज अ मैच स्टिक उसको ही यूज़ किया जाता था। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with small glue and starch are applied on the head of the match which made of suitable wood। मतलब देखो यहाँ पे माचिस बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है कि बनती कैसे है। लकड़ी के ऊपर जो यहाँ पे इन्होंने मिक्सचर लिखे हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू, इसके हेड के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता था किसी स्वीटेबल, मतलब एक स्वीटेबल लकड़ी के हेड के ऊपर जिससे हम माचिस बना रहे हैं। और ये जब इस रफ सरफेस, ये जो माचिस का ये जो सरफेस है, ये रफ सरफेस है, जब इसके ऊपर ये चीज़ें स्टिक कर जाती थी तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, वाइट फॉस्फोरस भी, यहाँ इन्होंने बोला ना वाइट फॉस्फोरस भी लगाया हुआ है। तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है, इसे ही जब हम मैच स्टिक के बॉक्स के जो साइड में बना रहता है उस पर रगड़ते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइट फॉस्फोरस उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हमने देखा था, उसका भी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सिर्फ उसको साइड में मैच स्टिक के रगड़ने पे ही अटेन हो जाता है। तो मैं जो वाइट फॉस्फोरस है गॉट इग्नेटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, वो इग्नेटेड हो जाता है और किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके मिनिमम टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक का उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए। और इसमें वाइट फॉस्फोरस भी है तो उसको उतना टेम्परेचर मिल गया जलने के लिए। तो इसी के कारण इस टाइम पे जो माचिस है वो जलनी शुरू हो जाती है। बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि जो वाइट फॉस्फोरस है जिसके कारण ये माचिस जल रही है, ये क्या है, एक डेंजरस है। किसके लिए, जो वर्कर्स इसे बना रहे हैं, इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो इसे यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये डेंजरस साबित हुई, ये जो वाइट फॉस्फोरस जिससे हम माचिस बना रहे थे पहले। तो आजकल के दिनों में क्या किया जाता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है। जो वाइट फॉस्फोरस है उसका यूज़ आजकल हम नहीं करते हैं। जो रबिंग सरफेस है हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। मतलब कि जो इसका रबिंग सरफेस है, अब उसको किससे बनाया जाता है, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से बनाया जाता है, जो कि क्या है, कम डेंजरस है वाइट फॉस्फोरस से। जब मास्टिक को रगड़ा जाता है तो ये जो रेड फॉस्फोरस है गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, मतलब कि कन्वर्ट हो रहा है, पर अब हम डायरेक्टली वाइट फॉस्फोरस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ऐसे कुछ और ये पाउडर डाल दे रहे हैं, पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस में कब कन्वर्ट होगा, जब जो मैस्टिक का सरफेस है उस मैस्टिक को सरफेस पे रब किया जाएगा, तब ही वो कन्वर्ट होगा। और ये जो फिर इमिडिएटली रिएक्ट विथ पोटाशियम क्लोरेट, जो हमने देखा इसके ऊपर क्या है, पोटाशियम क्लोरेट,
और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये है। और जो माचिस के डिब्बे के साइड में क्या है, रेड फॉस्फोरस है। और ये जो पोटाशियम क्लोराइड जब इसके साइड पे ऐसा रब होता है तो इमीडिएटली वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ही ये जल जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसको इमीडिएटली इग्निशन टेम्परेचर पे उसको ले आता है, प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एटोमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। उसको इग्निशन टेम्परेचर पे रिएक्ट करा के इससे ही क्या होती है, जो हमारी माचिस होती है वो जल जाती है। तो इसमें बस वही है, इसमें मेनली इन्होंने कुछ केमिकल्स, कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं कि इसके साइड में कौन से आजकल यूज़ किया जाता है। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं इस डिब्बे के साइड में। और जो मैच स्टिक बनाने के लिए इसमें हम हेड में क्या लगाते हैं, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट। और जब हम इसको इस पर रब करते हैं तो जो रेड फॉस्फोरस है, मतलब कि ये जो बॉक्स के ऊपर रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, और इसके ऊपर पोटाशियम क्लोरेट होता है। जब ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ डिब्बे वाला, जो वाइट फॉस्फोरस है जो जो सॉरी उस पर कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, तो जो इस माचिस के ऊपर पोटाशियम क्लोरेट है वाइट फॉस्फोरस में, जब ये कन्वर्ट हो गया तो उसके कारण आग जल जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि आग जलती कैसे है। तो यह क्वेश्चन का जवाब भी हो गया कि क्यों माचिस पड़े पड़े ही उसमें आग नहीं लगती है। वी फाइंड दैट, अब हमने क्या देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं अपने आप ही आग या फिर जलते नहीं हैं जब तक उनको इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता। मतलब कि जब तक उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तब तक वो ना तो जलेंगे ना ही आग पकड़ेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जो कुकिंग ऑयल है, जब भी हम उस पर मतलब खाना बना रहे हैं, पैन हमने रखा है, पैन में कुकिंग ऑयल डाला है, तो कुकिंग ऑयल कभी भी आग नहीं पकड़ता है। पर उसी तरफ अगर हम बात करें कैरोसिन ऑयल और वुड की, तो ये भी अपने आप रूम टेम्परेचर पे तो आग नहीं पकड़ेंगे, पर अगर हम कैरोसिन ऑयल को गर्म करने लग जाएं, जैसे कि हम कुकिंग ऑयल को कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट करेंगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। पर उसी तरह वुड के केस में ऐसा नहीं है, वुड को तो थोड़ा सा हीट करो तो वो आग पकड़ता ही नहीं है। डज इट मीन कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो कम है देन दैट ऑफ वुड? हाँ, हम ये कह ही सकते हैं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या था कि कम टेम्परेचर जितने में वो आग पकड़ ले रहा है, तो जो कैरोसिन ऑयल है उसको थोड़ी सी आग दे रहे हैं तभी भी वो आग पकड़ ले रहा है। पर ऑन द अदर हैंड जो ये वुड है वो आग उस टेम्परेचर पे नहीं पकड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो कम होता है वुड से। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? तो हाँ, हमें इसकी थोड़ी केयर तो करनी चाहिए, इसको आग से दूर तो बचा के रखना चाहिए कैरोसिन ऑयल को, नहीं तो इस ये खतरा भी बन सकता है हमारे लिए, आग वगैरह भी लग सकती है अगर हमने इसको आग के पास रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, दो पेपर शीट के बनाए हुए हैं इन्होंने कोन, और दोनों को ही आग के ऊपर रखा है। बस फ़र्क इतना है कि जो पहला कोन है उसमें पानी भी डाला हुआ है और उसके बाद उसको आग के ऊपर रख रहे हैं, और दूसरे में कुछ बिना डाले ही सिर्फ पेपर को ही आग के ऊपर रखा हुआ है। तो अब होगा क्या? अब यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि जो एम्प्टी पेपर है उसके साथ क्या होगा, या फिर जो पेपर पानी से भरा हुआ है उसके साथ क्या होगा, क्या जिस पेपर में पानी है क्या वो हॉट हुआ होगा? तो देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे तो जो हमने जिस पेपर में पानी डाल के उसको हीट कर रहे हैं वो उस पेपर का पानी क्या होगा, बॉयल भी करने लग जाएगा उसी पेपर कप में। कैन यू थिंक कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? अब हमें पता है कि वो है तो पेपर ही, अगर हम देखें, क्योंकि दूसरा वाला जो होगा वो तो डायरेक्टली पेपर वो डायरेक्टली जो पेपर है वो आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। पर ये दूसरा जो पेपर है जिसमें पानी हमने डाला हुआ है, इसमें इसका जो पानी होगा ना वो आग के कांटेक्ट में आने के बाद भी ये पेपर जलेगा नहीं, सगों इसका जो पानी है वही बॉईल करने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर को, अब पेपर को हीट नहीं सप्लाई हो रही है, ये जो हीट आग से मिल रही है ये हीट अब पेपर में जो प्रेजेंट है उसको सप्लाई हो रही है बाय द कंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उसको ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए वाटर की प्रेजेंस के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का
वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है आग से, क्योंकि अब उस पेपर में पानी प्रेजेंट है। पानी के प्रेजेंस के कारण जो इसका इग्निशन टेम्परेचर था इस पेपर का वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब पहले वो पानी की जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको पहुँचा रहा है। इसी के कारण ही ये जो पेपर है वो बर्न नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पानी प्रेजेंट है और पानी की प्रेजेंस के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर को जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या पूछा था कि वो जला क्यों नहीं। वो इसीलिए नहीं जला, वाटर की प्रेजेंस के कारण जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए इस पेपर को जलने के लिए वो इसे अटेन नहीं हुआ, इसी के कारण ये पेपर नहीं जला। दैट सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली, यहाँ पे इन्होंने बोला है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर हो और बहुत जल्दी, अब लो इग्निशन टेम्परेचर है मतलब कि उसको बहुत थोड़ा टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो और बहुत जल्दी आग पकड़ ले उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। और इसके ऑपोजिट नॉन इनफ्लेमेबल भी हम कह सकते हैं, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो और उसे आग पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, एलपीजी हो गया। और आप भी इस तरह के कुछ और सब्सटेंस ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, मतलब कि उन्हें जलने के लिए बस थोड़ा सा ही टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका क्या है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे घर हो गए, शॉप हो गए या फैक्ट्री हो गए, उनमें आग लगने के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। यू हैव सीन, इस तरह के एक्सीडेंट आपने देखे भी होंगे अपनी कापियों में। आप इसका एक डिस्क्रिप्शन लिखिए और अगर आपने अपनी आंखों से इसे देखा है तो इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको अपने एरिया का टेलीफोन नंबर फायर सर्विस वाला ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले हमें बता रही है कि हमें ये नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हमारे आसपास कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना हो रही हो तो आप जल्दी से फायर सर्विस वालों को फ़ोन कर सकें। डज़ योर सिटी हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन, क्या आपके सिटी में फायर ब्रिज स्टेशन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव, तो वो जब कभी भी आग लगी है और जब फायर ब्रिज स्टेशन वाले आते हैं तो वो करते क्या हैं, वो पानी डालते हैं सबसे पहले जहाँ भी आग लगी हो। जैसे कि यहाँ इस फिगर में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ भी ऊपर चढ़ के कोई पानी डाल रहा है, कोई नीचे से पानी डाल रहा है, क्योंकि इस घर में यहाँ पे आग लगी हुई है। तो जो वाटर होता है, वाटर ही क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो भी कंबस्टिबल मटीरियल, जो भी सब्सटेंस जल रहा है उसको कूल करता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम लेके आता है, ताकि जो आग है वो फैलने से बच सके। जो वाटर के वेपर्स होते हैं कंबस्टिबल मटेरियल के पास, क्योंकि हमने वाटर डाल रहे हैं, अगर इस चीज़ पे अगर ये चीज़ जल रही है इसके ऊपर वाटर डाल रहे हैं, तो जो वाटर के वेपर्स हैं वो इसके ऊपर जाके इसके कांटेक्ट, जो भी एयर से इसका कांटेक्ट है उसको भी तोड़ते हैं, ताकि आग जो जलनी है वो बंद हो जाए। क्योंकि हमने देखा था आग जलने के लिए एयर का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए पानी के जो वेपर होंगे इसको पूरी तरह अच्छे से कवर कर लेंगे और इसका कांटेक्ट एयर से तोड़ देंगे, ताकि फायर एक्सटिंग्विश हो जाए, जलना बंद हो जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है, वही उन्होंने आगे भी बोला है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ को जलाना है हमें वो चाहिए, फिर एयर चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और हीट चाहिए, ताकि अगर जैसे कोई भी कागज़ या कोई भी लकड़ी जल रही है तो सबसे पहले तो लकड़ी जलने वाली हो गई, फिर हवा चाहिए, और तीसरे नंबर पे इस लकड़ी को और ज़्यादा जलाने के लिए हीट चाहिए। अब अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले या तो हम फ्यूल हटा दें। अब जो चीज़ जल रही है उसे ही हम कैसे हटा देंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि एयर का कांटेक्ट हटा दें, जो उसमें हीट है उसको कम कर सकते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं वो भी यही करते हैं, सबसे पहले एयर की सप्लाई को कट करने का काम करते हैं, ताकि जो फ्यूल है, मतलब जो भी चीज़ जल रही है उसका टेम्परेचर नीचे आ सके और वो जलने से बंद हो जाए। नोट दैट द फ्यूल इज़ मोस्ट
केसेस कांट बी एलिमिनेटेड, जो मैंने आपको बोला, क्योंकि जो चीज़ जल रही है, जैसे किसी की कोई लकड़ी जल रही है, किसी कोई घर चल रहा है, आपको वो घर ही कैसे हटा ले, ये चीज़ हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर बिल्डिंग में आग लगी हो तो जो बिल्डिंग है वही फ्यूल होगी, तो हम बस ये कर सकते हैं कि उससे एयर का कांटेक्ट हटा सकते हैं पानी डाल के, ताकि उसमें हम आग को ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, इसको देख लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर तो हमें पता है वाटर है, पर वाटर हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी लकड़ी पेपर में आग लगी हो, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो, तो अगर हम वाटर डाल दें तो हमें पता है वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तो आग बुझाने की जगह आग भड़काने का ही काम कर देगी। तो मतलब हमें ध्यान देना होगा कि आग लगी किस में है। अगर वुड और पेपर में लगी है तो हम वाटर का यूज़ करेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी है तो वाटर का यूज़ करना खतरे से खाली नहीं होगा। वाटर इज़ ऑल्सो मतलब, और हम वाटर का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, अगर किसी भी ऑयल या पेट्रोल वाली जगह पे आग लगी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वाटर है हैवी होता है ऑयल से। अगर यहाँ पे ऑयल है, इस ऑयल में आग लगी हुई है, तो अगर हम वाटर डालेंगे तो वाटर से होगा क्या, जो वाटर है वो तो इससे हल्का है, वो नीचे चला जाएगा, और ये ऊपर जो इसके ऊपर आग लगी हुई है वो आग तो बुझेगी ही नहीं। इसका मतलब हम यहाँ भी वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया हुआ है, इसमें मेनली कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन से भारी होती है, और ये फायर के ऊपर ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है। और जो भी फ्यूल है, मतलब जैसे कि बिल्डिंग जल रही है तो बिल्डिंग और ऑक्सीजन मतलब एयर, इन दोनों के बीच में कट का काम कर देती है, पूरा उन दोनों के कांटेक्ट को ख़त्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होता है। और इसका एडवांटेज और क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। पर अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे? इसको हाई प्रेशर में लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज़ द जैसे सिलेंडर्स में एलपीजी को स्टोर किया जाता है, वैसे ही इसको भी हाई प्रेशर में लिक्विड की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, उसमें स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर, जब हम इसे सिलेंडर से रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत फैल के पूरे वॉल्यूम में एक्सपैंड करके बाहर निकलती है, और जिस भी जगह आग लगी हो उसमें एज अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट करके उसके टेम्परेचर को घटा के फ्यूल के जो कांटेक्ट है एयर से कट करके बिल्कुल एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। इसीलिए हम इसको एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड लॉट ऑफ, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो हम जो ड्राई पाउडर्स केमिकल्स हैं जो इन्होंने यहाँ बोले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कि बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट, इस चीज़ का मतलब ये इनके पाउडर्स, जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे हम इनके पाउडर्स डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आग के पास अगर हम इन्हें डालेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही रिलीज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करने से जो आग होगी वो बुझ जाएगी। या तो हमारे पास डायरेक्टली फायर एक्सटिंग्विशर हो, अगर नहीं है तो फिर हम ड्राई पाउडर जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट, इन चीज़ को, इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली फायर में डाल सकते हैं, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और आग जलनी बंद हो जाएगी। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।